नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी सीएचएससी कॉमर्स के क्लासेस ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए? तो कोई बात नहीं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंगल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्ट्रेटेजिक्स हो। तो आप चिंता मत कीजिए और अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चलते चलते मेरे Instagram आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम कॉमर्स का अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हाँ तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ट्रांजिशंस एंड बेसिक टर्म्स। आज हम जानेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजिशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स का, सीएचएससी कॉमर्स का, और आप हैं मेरे ही चैनल कॉमर्स जंगल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी चीजों को जानने से पहले हम जान लेते हैं हमारे कीवर्ड्स, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो चीजों को जानने में। तो प्रिंसिपल्स क्या है? ये प्रिंसिपल जनरल रूल्स एंड लॉज है। अगर हमारी भाषा में कहें तो नियम और कानून है। और अब हम चलते हैं अपने पोस्टर्स की तरफ। क्या है ये पोस्टर्स? कुछ एजम्पशंस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। जब हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तब हम मान के चलते हैं कि ये जो चीज पुट की है हमने, ये हमारे काम आ सके, इसलिए हम पोस्टुलेट इन्हें कहते हैं। अब चलते हैं हमारे डॉक्ट्रिन्स की तरफ। कैड ऑफ अकाउंटिंग प्रोपागेटेड बाय टीचर। रिकॉर्ड करते हैं कुछ चीजें, तब कोई बिलीव या फिर कोई पुट करते हैं फॉर्मूला, जिससे वो हमारा आंसर निकल सके। अब चलते हैं, क्या है ये एग्जाम? एक ट्रूथ फ्री फ्रॉम क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं हम कि सूरज जो सन होता है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से उगता है। अब चलता है हमारे स्टैंडर्ड की तरफ। कुछ पॉलिसीज और कुछ प्रैक्टिसेस, इन्हीं को हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। जो बेसिकली कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम यूज करते हैं, और पॉलिसीज जो कि गैप के द्वारा हमें दी जाती हैं, ICAI के द्वारा दी जाती हैं। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और आईएएस का फुल फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यही जो है गैप हमारे फॉर्मुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। कुछ जैसे कि एजम्पशन में डिवाइडेड है, कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड है, और कन्वेंशंस में डिवाइडेड है। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुल चार एजम्पशंस हैं, 7 कॉन्सेप्ट्स हैं, और 4 कन्वेंशंस हैं। हाँ तो चलिए जान लेते हैं हम अपने पहले 4 एजम्पशंस के बारे में। तो पहले 4 एजम्पशंस हैं गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न, इस वर्ड से हमें पता चलता है कि हमेशा चलते रहना। दिस मीन्स दैट द बिजनेस शुड कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि ये जो हमारा बिजनेस है एक लंबी रेस का घोड़ा हो। हमारा जो बिजनेस है बहुत ही लंबे समय तक चले। कोई पर्सन यही चाहेगा कि उसका बिजनेस हमेशा के लिए चले। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एजम्पशन की तरफ, जो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि हमेशा चलते रहना। तो यहाँ पे हमेशा क्या चलते रहना चाहिए अकाउंट्स में? ये कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड शुड बी प्रैक्टिस फॉरएवर। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं वो हमेशा फॉलो होते रहना चाहिए। अगर कोई गलती हो तो उन्हें चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, हर अकाउंटिंग पीरियड पे नहीं। जब लगे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड एजम्पशन की तरफ, जो है एक्यूरल। एक्यूरल एक्यूरल का टर्म समझ नहीं आया सर? हाँ तो मैं समझाता हूँ। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पेमेंट अराइजेस। रेवेन्यू मतलब हमारा पेमेंट। जैसे कि हम कुछ अर्न करते हैं तो वो तभी रिकॉग्नाइज होते हैं जब हमें वो मिलते हैं, या फिर जिस दिन वो ऑफर होते हैं बस उसी दिन ये रेवेन्यू जो होते हैं वो मिलते हैं, या फिर जिस दिन वो ऑफर होते हैं बस उसी दिन ये रेवेन्यू जो होते हैं रिकॉग्नाइज होते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एजम्पशन की तरफ, जो है स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि अगर मैं मार्केट में गया और एक पेन खरीदा 450 का, तो अगर अगले दिन मैं जाऊं तो मुझे दुकानदार 500 बोले,
ऐसा तो हो नहीं सकता। इस उसी का मतलब यही बताया गया कि जो मनी का यूनिट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आज को ये सामान 450 का है तो कल को 500 का हो जाएगा, नहीं। परचेसिंग पावर हमेशा सेम ही रहनी चाहिए, आगे पीछे होता है 5-10 रुपए। अब हम चलते हैं अपने 7 कंसेप्ट की तरफ। तो पहला कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या बोलता है हमें कि स्टेटस दैट द पर्सन एंड बिजनेस एंटिटी आर डिफरेंट। बिजनेस एंटिटी हमें यही कहता है कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग है। इसको एक एग्जांपल की तरफ हम समझते हैं कि निखिल एक बिजनेसमैन है और उसके दुकान का नाम है बालाजी एंटरप्राइजेस। तो अगर निखिल पे कोई भी केसेस, एक्सीडेंटल केसेस मान लीजिए दर्ज होते, सिर्फ निखिल पे एक्सीडेंटल केसेस दर्ज होंगे, ना कि उसके बिजनेस बालाजी एंटरप्राइजेस पर। समझ गए? अब हम चलते हैं अपने 6th प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा सेकंड कंसेप्ट। क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या कहता है? ऑल ट्रांजेक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सब पैसा का ही खेल है दोस्तों, कि यहाँ पे पैसा का खेल मतलब यहाँ पे मनी मेजरमेंट है। मनी मेजरमेंट से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो हमें उन्हें मनी के टर्म्स में काउंट करनी चाहिए। एवं प्रिंसिपल की तरफ जो है हमारा थर्ड कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और अकाउंटिंग पीरियड मैंने बहुत बार आपसे ये टर्म यूज किया है, और वीडियो को रोक के आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ। ठीक है? हाँ, तो इट मीन्स द बिजनेस और एंटरप्राइजेस विल चेंज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए फिक्स टाइम, एग्जांपल ईयरली और क्वार्टरली। कि यहाँ पे यही बोलता है कि हर एक बिजनेस, हर एक एंटरप्राइजेस, हर एक कंपनी को अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर एक फिक्स टाइम में चेंज करती रहनी चाहिए। वो ईयरली भी हो सकता है या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है। अब चलते हैं अपने 8th प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा फोर्थ concept, cost concept. In this, when the asset will sell, the current value of assets will be charged. इसका मतलब हम एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि कविता ने एक 4 BHK का प्लॉट खरीदा है। क्या खरीदा है? 4 BHK का एक प्लॉट खरीदा है, और आज मार्केट में इसका दाम है 30 लाख रुपीस। कितना? 30 लाख रुपीस। तो वो अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, जो कि उसका वो एसेट हो गया। अब जब वो उसे सेल करेगी तो वो उसे 30 लाख पे सेल नहीं करेगी। वो पहले चेक करेगी कि मार्केट में 4 BHK का जो प्लॉट है वो कितने में रन कर रहा है, इसका प्राइस कितने में रन कर रहा है। तो मान लीजिए कविता ने 2020 में ये प्लॉट खरीदा था और ये 2021 है, तो उस समय उसका प्लॉट कितने में बिक सकता है? तो मान लीजिए इसका रेट बढ़कर 36 लाख रुपीस हो गया है, तो वो उसे 36 लाख रुपीस में ही बेचेगी। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट हमें बताना चाहिए। अपने 5th कंसेप्ट की तरफ, जो है हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कि यही जितना हम लेते हैं उतना हमें देना भी पड़ता है। तो डेबिट और क्रेडिट का फंडा यही है कि अगर कहीं डेबिट हो रहा है तो उसका इक्वल अमाउंट क्रेडिट भी होगा। मस्ट, शुड बी, अगर एक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट होना ही होना है। अपने 6th कंसेप्ट की तरफ, जो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। क्या है ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट? कि इट एम्फसाइजेस द प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट शुड बी कंसिडर ओनली व्हेन रियलाइज्ड। यही कि जब हमारा प्रॉफिट रियलाइज हो तभी हमें उसे रिकॉर्ड करना है। जब तो क्या है मैचिंग कंसेप्ट? रिक्वेस्ट डेट expenses should be matched to the revenues for the appropriate accounting period। कि मान लीजिए अगर मैंने अपने स्टाफ को परसों पेमेंट किया है, मतलब मार्च में पेमेंट किया है, तो मैं उसे अप्रैल में लिखूं, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जब मार्च में पेमेंट देता हूं तब मुझे मार्च में ही एंट्री करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कि मैंने अपने स्टाफ को इतने तारीख को सैलरी दी है। तो यही बताता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। 4 कन्वेंशंस की तरफ। तो क्या है पहला कन्वेंशन? फुल डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोजिंग ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर्स। कि जितने भी इंफॉर्मेशन
हैं यूजर्स के, उन्हें हम डिस्क्लोज करके रखें, उन्हें सेव करके रखें। उन्हें अब हम चलते हैं अपने सेकंड कन्वेंशन की तरफ, जो है कंजर्वेटिज्म। इट मींस दैट द अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल लॉसेस नॉट प्रॉफिट। कि जब भी हमें प्रॉफिट और लॉस हो तो हमें सबसे पहले अपने लॉसेस को चेक करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट को। अगर जब हम अपने लॉसेस को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तब लॉसेस अगर अच्छे तरीके मैनेज हो गए तो प्रॉफिट तो अपने आप ही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड कन्वेंशन की तरफ, जो है मटेरियलिटी। क्या है ये मटेरियलिटी? इट मींस दैट invoices, memo, transactions, receipts should be kept securely for the judgment। कि जब भी कोई दिक्कत हमें आए तब ये इनवॉइसेस, मेमोज, ट्रांजेक्शन के रिसिप्ट हमारे पास सुरक्षित रहें, सारे अच्छे से रहें, सेफ रहें, ताकि जब भी हमें फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो हम उसे अपने क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को दिखा सके मेटेरियलिटी के तौर पर। हाँ, तो चलिए जान लेते हैं हमारे लास्ट कन्वेंशन की तरफ। क्या है ये? ऑब्जेक्टिविटी। इट मींस दैट द एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, यही के सारे एविडेंसेस जो है बिजनेस के सारे। इस वीडियो, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फाइल्स के पीडीएफ रख दिए हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और उनसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको इसी चैनल पे सीएचएससी कॉमर्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा और बहुत सारे एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बढ़ना बंद।